सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आई थिंक रूरल इकोनॉमी तक पढ़ लिया था। ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेम से सारे लेक्चर्स उसमें लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, जितने भी अभी तक मैंने डाले हैं, और उसके बाद भी सारे लेक्चर्स उसी में ही मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या कहते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रिफॉर्म, इससे पहले दो तरीके के रिफॉर्म हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। देखिए, जनरल रिफॉर्म में, जनरल रिफॉर्म किसके ये रिफॉर्म है, किसमें सुधार लाने की बात करी जा रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाने की बात करी जा रही है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की बात करी जा रही है, उसमें सबसे पहला रिफॉर्म क्या है? अगर जनरली हम देखें, जनरल रिफॉर्म के अंदर देखें, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब कि पानी वगैरह कैसे, किस चैनल के थ्रू हमारा खेतों तक पानी आए, क्योंकि हमारा आज आज के टाइम भी मोस्टली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल में डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से हमारा पानी किस चैनल के थ्रू आए, क्या प्रॉपर थिंग्स का हम करें जिसके थ्रू हमारी हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन अच्छे से हो सके और हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। तो विद अ व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मैं मतलब आपको 10 बार बता चुका हूं, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट। कैसे हम लोग पर हेक्टेयर आउटपुट अपना बढ़ाएं? एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड, जब भाई हम इरिगेशन फैसिलिटीज अपनी एक्सपेंड करेंगे तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट, छोटे या बड़े, माइनर और मेजर, कई सारे हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। और इसका एक प्रूफ भी है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसका एक प्रूफ भी है। देखिए यहाँ लिखा क्या है, इन 1951 barely 17% ऑफ लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मतलब कि 1951 में हमारी कंट्री में 17% ही ऐसी जमीन थी जो जहां इरिगेशन प्रॉपर हो रहा था, जहां पानी आने की कायदे से सुविधा थी। बट आज के टाइम 45% ऐसी एरिया है जहां हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर है। मतलब 45% है जहां हम रेनफॉल में नहीं डिपेंड है, और हमारा क्या कहते हैं, प्रॉपर एक नदियों के थ्रू पानी, किसी भी चैनल के थ्रू पानी, ट्यूबवेल के थ्रू पानी आने की कायदे से व्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट्स हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का प्रोविजन मतलब क्रेडिट का क्या इंतजाम करा गया है, कैसे किसानों को पैसा मिले, कैसे किसानों को कर्जा मिले, तो उस चीज का भी इंतजाम करा गया है कि कैसे किसानों को सस्ते दाम पे, सस्ते दाम मतलब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे किसानों को लोन मिले। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं? इसमें कई सारे ओनर होते हैं, और दूसरी बात, इसका मेन मोटिव रहता है कि फार्मर्स को लोन दें, फार्मर को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दें, क्योंकि जमींदार मनी लेंडर गांव में क्या करते थे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अगर वो लोन देते थे तो उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। बट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज या अदर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, और मैंने आपको पहले बताया था रीजनल रूरल बैंक होते हैं, तो उनका मेन काम होता है कि किसानों को सस्ते दाम पे इंटरेस्ट देना, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना उनको। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कई सारे बनाए गए ताकि हम क्रेडिट नीड फुलफिल कर सके फार्मर्स की। तो देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। आज के टाइम 94,000 लमसम प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, जिसमें से 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हैं, और 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, और रूरल डेवलपमेंट बैंक भी हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है, काफी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है एग्रीकल्चर को रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा रिफॉर्म लाने के लिए काफी ज्यादा गवर्नमेंट चीजें कर रही है। कॉमर्शियल बैंक भी आ गए। देखिए क्या लिखा है, कॉमर्शियल बैंक, हाँ, कॉमर्शियल बैंक हैव आल्सो बीन कैटरिंग द क्रेडिट नीड। कॉमर्शियल बैंक जो आपकी गली मोहल्ले में, जैसे एसबीआई, आंध्रा बैंक, ये सब भी फार्मर्स को लोन दे रहे हैं। दीज बैंक प्रोवाइड अबाउट 42% टू ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखिए बात समझिएगा,
अगर कॉमर्शियल बैंक 100 रुपए लोन में देता है तो यहाँ लिखा है कि 72 रुपीज वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे रहा है। यहाँ ये बात लिखी है कि 100 रुपए में 72% लोन कहाँ जा रहा है कॉमर्शियल बैंक का, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है ना, बात आप समझ गए होंगे। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज भी इसी वजह से स्टेब्लिश हुए थे। आरआरबीज का मेन फोकस ही यही होता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करा जाए फार्मर्स को। 1982 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1982 में नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड का भी मेन यही काम है कि क्रेडिट वगैरह फार्मर को प्रोवाइड करना। एक टॉप एपेक्स बैंक है। एपेक्स मतलब हाईएस्ट, अगर एग्रीकल्चर के देखा जाए एग्रीकल्चर में कौन सा सबसे हाईएस्ट है जो एग्रीकल्चर को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, लोन वगैरह की असिस्टेंस देता है, वो तो है नाबार्ड। और नाबार्ड हमारा 1982 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, ध्यान समझिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन 2017, ये देखिए डेटा, देखिए ये डेटा आपको लर्न नहीं करना है बट देखिए कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो 1940 एंड 2017-19 फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्रेडिट जा रहा है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्रेडिट जा रहा है उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जो मनी लेंडर के थ्रू, जो गांव में लोकल बॉडीज होती हैं उनके थ्रू जो क्रेडिट जाता है उसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है, जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट ने बॉडीज बनाई है उनके थ्रू जो क्रेडिट जा रहा है। वो 2017-18 में इतना लोन दिया गया था फार्मर्स को, 11,79,425 करोड़ का लोन दिया गया था 2017 और 18 में फार्मर्स को थ्रू इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे उनके थ्रू गवर्नमेंट ने फार्मर को इतना लोन दिया था। ठीक है, अब रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। रेगुलेटेड मार्केट में आपको बता चुका हूं कि रेगुलेटेड मार्केट का मतलब ये होता है कि ऐसी मार्केट बनाना जहां की फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। होता क्या है नॉर्मली कि अगर फार्मर लोकल मार्केट में माल बेचने जाता है तो उसके साथ होता है एक्सप्लॉयटेशन। उसका कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो लोकल रिटेलर होते हैं, लोकल दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं स्मॉलर प्राइस में, कम से कम दाम में फार्मर से चीजें खरीद लेते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है कि फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है और उसने लोकल मार्केट में जाके सस्ते में उससे माल खरीद लिया जा रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक रेगुलेटेड मार्केट बनाई। वहां अपने लोग बैठा ले कि हाँ एक मंडी टाइप की, एक किसान मंडी टाइप की बनेगी। वहां फार्मर का जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसी प्राइस में लोग फार्मर से परचेस करा जाएगा। उसका वीट, उसका राइस, जो भी वो बेचने आ रहा है उससे वो खरीदा जाएगा। ठीक है ना, तो रिम्यूनरेटिव प्राइस उसको दिया जाएगा जो मतलब जो उसके लिए सही है। ठीक है ना, नहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करा जाएगा। तो इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई ताकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स, ये जो लोकल रिटेलर्स वगैरह क्या करते थे कि एक्सप्लॉइट करते थे। तो रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री बनाई गई। दिस इज विद अ व्यू ऑफ ऑफरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। एक रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो हाँ जितनी उनकी फसल है उस हिसाब से उनको प्राइस मिले, उससे कम ना मिले। ठीक है ना, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अगेन एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन। जो मिडिल मैन बीच में दलाल टाइप के होते हैं उनसे, एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना। सीधे सीधे सरकार उनसे अब माल खरीदेगी। दिस मार्केट आर गवर्न बाय द मार्केट कमिटीज। ये जो रेगुलेटेड मार्केट है या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं ये सीधे गवर्नमेंट के लोग चलाते हैं। मार्केटिंग कमिटीज जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखी वो लोग चलाते हैं। दीज कमिटीज इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर्स। और इनका मेन काम होता है कि फार्मर से माल लो, फार्मर से गुड्स लो और उनको टाइमली पेमेंट करो। ऑल्सो दे इंश्योर ओनली स्पेसिफिक वेट एंड मेजर आर यूज टू वे द फार्मर। मतलब वही है कि जितना स्पेसिफिक वेट है कि जितना उनको क्या कहते हैं, जितना उनके लिए मुनासिब है, जितना उनके लिए सही है पैसा उतना ही उनको मिले, उससे कम ना मिले। इनका ये रेगुलेटेड मार्केटिंग का ये मेन फोकस रहता है कि जिस हिसाब से उनका प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से उसका वेट है, जिस हिसाब से उसका क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से उसकी मार्केट में वैल्यू, उसी हिसाब से उनको प्राइस मिले, उससे कम प्राइस ना मिले जो वो प्रोड्यूस करके माल ला रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्यों बनाई गई थी, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेगुलेटेड मार्केट क्यों बनाए गए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्यों बनाई गई थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज इसलिए बनाई गई थी, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर। देखिए किसान क्या होता है, किसान बार्गेनिंग करता है भाई, 10 रुपए का वो, अब मान लीजिए कोई चीज आया लेके आया, वो मान लीजिए वो 10 रुपए का नहीं बेचना चाह रहा है, 11 रुपए का बेचना चाह रहा है, 12 रुपए का बेचना चाह रहा है, तो बार्गेनिंग पावर की इनहेंस को करने के लिए फार्मर की कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है ना। दीज सोसाइटीज इंश्योर द फार्मर प्रोड्यूस इज ग्रेडेड, ये देखते हैं कि फार्मर का प्रोड्यूस ग्रेडेड है, एंड सोल्ड ओनली व्हेन रिम्यूनरेटरी प्राइस इज अवेलेबल, और जब उनको किसान को मन चाहा दाम मिलेगा तभी वो सोल्ड हो, मतलब तभी वो मार्केट में सोल्ड करा जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो फार्मर का। मतलब ये बोले तो एक तरीके से फार्मर ओरिएंटेड रहती हैं, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये दोनों चीजें बनाई गई हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंश्योर दैट देयर इज नो ग्लट ऑफ सप्लाईज, और जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज ये भी देखते हैं कि सप्लाई की कमी ना हो। भाई सप्लाई देखिए होता क्या है, मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो गई किसी चीज की और सप्लाई कम है, तो इससे क्या होता है, इससे प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्रैश कर जाता है, प्राइस ड्रॉप कर जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि ओनियन को गोडाउन में स्टोर करके रख लेते हैं और ओनियन की सप्लाई नहीं करते हैं, और ओनियन की डिमांड ज्यादा होती है तो ओनियन का प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोगों में एक मतलब डर का माहौल बन जाता है। तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का ये भी काम होता है कि हाँ ये सप्लाई लगातार करवाते रहे फार्मर से, कोई एक ग्लट ना हो, बीच में गैप ना हो, ताकि प्राइस क्रैश हमारा ना करे, मार्केट एक तरीके से क्रैश ना कर जाए। इस वजह से ये चीजें करते रहते हैं। स्टोरेज का ध्यान रखते हैं, स्टोरेज कहाँ माल स्टोर करके रखना है ये सब भी देखते हैं, और सारा मतलब माल सारा ये सब काम देखते हैं, फार्मर्स के लिए भी देखते हैं, और जो माल खरीद रहे हैं फार्मर से उनको कहाँ स्टोर करना है, किस गोडाउन में स्टोर करना है ताकि सड़ ना जाए, ये सब भी काम देखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखिए होता क्या है कि जैसे मैं मार्केट में गया तो मुझे क्या है कि अब मुझे तो प्राइस पता नहीं है, या मुझे प्राइस पता है, मान लीजिए मैंने जितना भी वीट प्रोड्यूस करा तो उसका क्या कहते हैं कि मुझे प्राइस मार्केट में सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। मुझे मान लीजिए मिलना चाहिए एक, जितना मैं 1 kg वीट लेके गया उसका मुझे मिलना चाहिए 50 रुपीज, बट मार्केट में मुझे मिल रहा है 30 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि हाँ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब होता है कि अगर कोई किसान अपना माल लेके जाता है मार्केट में सेल करने तो उतना उसको प्राइस मिलना ही मिलना है, इतना तो मिलना ही मिलना है, उससे ज्यादा मिल सकता है बट उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर प्राइवेट कोई आदमी नहीं देता है उतना प्राइस तो गवर्नमेंट उससे खुद उसी प्राइस में खरीद लेगी, ठीक है ना। मान लीजिए 1 kg का गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि 5 रुपीज पर केजी मैं आपसे वीट खरीदूंगा, बट मार्केट में फार्मर से लिया जा रहा है 3 रुपीज पर केजी, तो उस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, फार्मर से 5 रुपीज पर केजी में माल परचेस कर लेगी, वीट परचेस कर लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप प्रोड्यूस करके माल लाइए, आपसे हम इतना तो पैसा, आपसे इतने पैसे में तो आपसे हम खरीदेंगे, ठीक है ना। तो फार्मर का ताकि नुकसान ना हो इस वजह से गवर्नमेंट ये करती है। और एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एंगेज्ड है, नियरली 49% हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है पॉपुलेशन, तो एग्रीकल्चर को का वेलफेयर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में, ठीक है ना। तो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी मतलब यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। अब देखिए अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अज्यूम्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। देखिए मार्केट में कभी भी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए किसी साल फसल अच्छी हुई, किसी साल वीट अच्छी हुई, तो उस साल क्या होगा, उस साल क्या कहते हैं वीट की सप्लाई भी ज्यादा रहेगी। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी साल वीट की कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा हुआ तो उस साल वीट की सप्लाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि वीट की जब फसल अच्छी उगी है तो उस साल क्या कहते हैं कि वीट की सप्लाई भी ज्यादा रहेगी। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी डिमांड कम रहती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। भाई मार्केट में अगर वीट पूरा सप्लाई हो रहा है और डिमांड कोई कर नहीं रहा है तो क्या होगा, उसका प्राइस फॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसका प्राइस गिर जाएगा। तो प्राइस जब गिर जाएगा तो एक क्या हुआ, एक अच्छी खासी फसल ने फार्मर को गरीब बना दिया। भाई फार्मर की तो अच्छी फसल हुई थी ना, फार्मर ने बहुत अच्छे से कल्टीवेशन करा था, बहुत अच्छे से क्या कहते हैं कि ग्रो अप करा था हर चीजें, बट उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, सप्लाई मार्केट में बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गया। तो फार्मर की जो इनकम ज्यादा मिलनी चाहिए थी वो कम मिली, तो कम मिलने की वजह से क्या हुआ, वो फांसी लगा लेगा, आत्महत्या कर लेता है,
ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करा कि कुछ भी हो मार्केट में, चाहे सप्लाई वीट की बढ़े चाहे कम रहे, हम आपको इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे। आपका चाहे जितना माल आए, चाहे आपका क्या कहते हैं कि वीट की कोई डिमांड ना कर रहा हो, तब भी हम आपसे 5 रुपए का वीट खरीदेंगे। चाहे वीट की आपकी सब कोई आपकी वीट की डिमांड कर रहा हो, तब भी हम लोग आपसे 5 रुपए का वीट खरीदेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये डिसाइड करा गया कि फार्मर का इसमें वेलफेयर हो और फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है ना। मतलब मार्केट से कोई मतलब नहीं है, हम आपको इतना प्राइस तो देंगे देंगे, आपका हमें भला करना है, ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट इज टू कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है, गवर्नमेंट किसानों से जो उनका सरप्लस प्रोड्यूस है वो उनसे परचेस कर लेती है और कहाँ रखती है, गोडाउन में रखती है। फिर राशन शॉप्स के थ्रू, रेशन शॉप जो होती हैं, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी गरीब जनता है उसको बांट देती है, ठीक है ना। तो एज अ वेलफेयर काम करती है गवर्नमेंट, फार्मर के भी और पुअर लोगों का भी, ठीक है ना। तो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म या ग्रीन रिवोल्यूशन के अचीवमेंट क्या क्या थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। सो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।